तो चलिए BNS सेक्शन 268 हम स्टार्ट करते हैं। तो 268 जो है दैट इज पर्सोनेशन ऑफ असेसर। तो सबसे पहले इस वर्ड को देखते हैं हम, व्हाट दिस असेसर मीन्स। तो आपने वर्ड सुना होगा असेसमेंट, कि असेसमेंट में कितने नंबर मिले जब आप पढ़ते होंगे। तो असेसमेंट क्या है? वो असेसमेंट इज कि आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस देख के, असाइन जो किया है जॉब देख के, उसमें सारी हैंडराइटिंग भी आ गई, किस तरह से बनाया है वो भी आ गया, आपकी नॉलेज कितनी है वो सारी करके असेस किया है। तो यहां पर असेसर होता है जो किसी भी चीज की वैल्यू असेस करता है या किसी चीज की एज असेस कर रहा है, कोई भी चीज। ही इज बेसिकली एन एक्सपर्ट हु इज हेल्पिंग द कोर्ट टू असेस अ वैल्यू। कोई किसी बिल्डिंग की एज हो सकती है, कोई और चीज हो सकती है, तो वो चीज। तो यहां पर असेसर कौन है? यहां पर असेसर वो है जो एक फिगर सामने लेके आ रहा है, कोर्ट के सही फिगर है वो। जैसे मान लो ए और बी के बीच में एक डिस्प्यूट है, ए और बी के बीच में। ए कहता है इस प्रॉपर्टी की कीमत 5 लाख है, बी कहता है इस प्रॉपर्टी की कीमत 2 लाख है। तो अब किसकी बात माने? कोर्ट तो जाएगा नहीं वहां देखने के लिए, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट विल कॉल अपॉन एन असेसर। एक असेसर बुला लेंगे हम और इससे कहेंगे भाई आप जाओ ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड रियलिटी, वहां देखो उसको और देखने के बाद इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें बताओ। अब ये असेसर जाता है, ये देखता है इतने दिन पुरानी ये बिल्डिंग है, उसमें लगभग इतना खर्चा आया था, इतना डेप्रिसिएशन हो गया, आज की तारीख में इसकी जो वैल्यू है वो लगभग 3 लाख है। तो अब क्या हुआ? कोर्ट के पास रियल फिगर आ गई 3 लाख की। अब ये ना तो इसकी 5 लाख है ना इसकी 2 लाख है, एक्चुअल में कितनी है? 2 से ज्यादा है और 5 से कम है, 3 लाख। ये तो असेसर कोर्ट को हेल्प करते हैं। ऐसे ही मान लो कोई बिल्डिंग है, अब वो कह रहा है कि साहब ये बिल्डिंग मैंने 50 साल से मैं इस बिल्डिंग में रह रहा हूं। तो सामने वाला एडवोकेट कह सकता है कि साहब ये तो बनी 20 साल की है, तो अब ये कैसे पता लगे 50 साल की है या 20 साल की है? तो उसके लिए भी हम किसको बुलाते हैं? आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, सिविल इंजीनियर को बुलाते हैं। वो जाएंगे, ईंट और वगैरह जो लगी हुई है उनको, उस समय जैसे हर डिकेड में डिजाइन बदल जाते हैं, उस समय कौन सा डिजाइन चल रहा था, ये सब के पैमाने पर वो बताते हैं ये बिल्डिंग लगभग 40 साल पुरानी है, 40 ईयर्स। तो आपको समझ में आ रहा है? तो क्या कर रहा है? कोर्ट को हेल्प कर रहा है। लेकिन ये असेसर्स जो होते हैं, ये असेसर्स, पैनल्ड असेसर्स जो होते हैं, वही ये सब कुछ करेंगे जो पैनल के ऊपर है, जो रजिस्टर्ड है। ऐसे नहीं है कोई भी असेसमेंट कर देगा, मैं अपने रिलेटिव को बुला रहा हूं वो असेस कर देगा, ऐसा नहीं होता। ये जो असेसर होते हैं वो गवर्नमेंट के पैनल पे अप्रूव्ड असेसर होते हैं, वही करेंगे। या फिर सरकारी उसमें कोर्ट जिसकी मर्जी से करा ले। कोर्ट क्या करती है? कोर्ट कहेगी PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, इसका एक्सीएन या इसका इंजीनियर वो असेसमेंट निकाल के देगा, क्योंकि निकालते रहते हैं वो जितने भी ये बनते हैं आपके गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनती हैं, तो उसका एस्टिमेट निकालना, उसका ये कितनी पुरानी हो गई, इट रिक्वायर रिप्लेसमेंट और नॉट, ये सब करते रहते हैं। तो उनको भी कह देते हैं कई बार कि ये बता देंगे। तो वो कौन हो गया? वो गवर्नमेंट के पैनल पे हो गया, वो गवर्नमेंट ऑफिसर ही हो गया, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो तो करेगा। कुछ प्राइवेट लोगों को गवर्नमेंट ऑथराइज कर देती है असेस करने के लिए, तो उनको पैनल पे डाल देती है कि ये यहाँ की लोकेलिटी का असेस करने के लिए है। तो ये हो गया। तो यहां पर क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसको। और यहां किस चीज की बात कर रहा है? पर्सोनेशन। पर्सोनेशन मीन्स वो बन रहा है असेसर, एक्चुअली में ही इज नॉट एन असेसर। ए और बी के बीच में था, बी बेचारा, बी को पता नहीं था, ए ने कहा असेसर मैं बुला लाऊंगा, ये असेसमेंट करवा लाया किसी अपने बंदे से। और ये बंदा क्या है? एक्चुअल में ना तो गवर्नमेंट का असेसर है और ना ये पैनल का है, ऑथराइज्ड है, तो इससे करा लाया। तो ये क्या कर रहा है? ये बंदा नाइदर ही इज क्वालिफाइड, क्वालिफाइड भी नहीं है। तो ये क्या कर रहा है? ये नकली है, ये अपने आप को दिखा ऐसे रहा है कि वो असेसर है, एक्चुअल में है नहीं। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? लेट्स सी। हुएवर बाय पर्सोनेशन, पर्सोनेशन मतलब बन रहा है,
जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं और मैं कह रहा हूं मैं सिविल इंजीनियर हूं। ऐसा एक केस आया था, एक बंदे ने आईआईटी की थी और ही वॉज एन आईआईटीएन, और वो क्या है बिल्डिंग की असेसमेंट दे रहा था। तो उसने आईआईटी की थी बहुत पहले 50s के अंदर, 50 या जब भी बहुत इनिशियल स्टेज के अंदर। अब सवाल उठा कि आर यू ए सिविल इंजीनियर? उसने कहा नो। देन हाउ यू कैन असेस? आर यू एन आर्किटेक्ट? नो। देन हाउ यू कैन असेस? तो उसने बताया कि पहले आईआईटी के अंदर देयर वाज ए नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स वन हैज टू गो थ्रू। उसके अंदर मेटलर्जी भी होती थी, उसके अंदर बिल्डिंग वो भी होता था, उसके अंदर थोड़ा सा सिविल इंजीनियरिंग का भी होता था। तो देयर वर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स उस समय। तो एक सब्जेक्ट उसका था, वो था दैट वाज रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, तो इसलिए ही कैन बी एन असेसर। लेकिन आज स्थिति अलग हो गई, आज तो स्पेशलाइज हो गए सब कुछ। तो आर्किटेक्ट्स एंड सिविल इंजीनियर ये स्पेशलाइज्ड है, तो वही करेंगे। तो हुएवर बाय पर्सोनेशन मीन्स है नहीं और अपने आप को जता रहा है, बता रहा है। और अदरवाइज मीन्स इनकम्पिटेंट है, गवर्नमेंट के पैनल पे नहीं है, डिग्री नहीं आई है अभी तक, वो सब। शेल इंटेंशनली कॉज और नोइंगली सफर हिमसेल्फ टू बी रिटर्न empaneled or sworn as an assessor in any case in which he knows that he is not entitled by law to be so returned। उसको पता है कि ना सरकारी पैनल पे ये है वो empaneled और sworn और knowing himself to have been so returned empaneled or sworn contrary to law shall voluntarily serve as असेसर। और वो क्या है असेसर के तरफ पे कर रहा है सर्व। तो शेल बी पनिश्ड, उसको कितनी सजा मिल जाएगी? 2 साल की, और विद फाइन और विद बोथ। तो ये असेसर जो है कोई भी हो सकता है, मैंने उदाहरण दे दिए आपको। तो सीए भी तो असेसमेंट करते हैं, किसी उसकी कमर्शियल हेल्थ की, कमर्शियल वायबिलिटी की, प्रोजेक्ट्स की, तो वो सब असेसर में आएंगे। जो भी किसी भी एक चीज को कि असेसमेंट करते हैं वो सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो यहां पर आगे 69 देखो, 269, whoever having been charged with an offense and released on bail bond। तो ये है किसी के ऊपर कोई आरोप लगे थे और जमानत पे बाहर है, ऑन बॉन्ड फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज। यहां इंपॉर्टेंट है fails without sufficient cause to appear in the court in accordance to the term of bail or bond। बेल होती है ना, तो बेल के अंदर कहते हैं, उसके अंदर कहते हैं कि जब भी कोर्ट बुलाएगी मैं आ जाऊंगा, या कोर्ट कहेगी हर केस तारीख पे हाजिर होना है तो हर तारीख पे हाजिर हो जाएंगे। तो बॉन्ड के अंदर वो शर्तें लिखी जाती है। कई बार कोर्ट अपनी तरफ से भी डलवा देता है कि यू आर बाउंड टू ऑब्जर्व दीज, तो डलवा दी वो टर्म्स एंड कंडीशन। अब बंदा क्या कर रहा है? बंदा पहुंचा ही नहीं। सपोज मान लो 3 मार्च तारीख लगी थी और 3 मार्च को श्रीमान जी नहीं पहुंचे। अब नहीं पहुंचे तो इसका कारण क्या है? कोई ना कोई कारण हुआ होगा। अब यहां पर फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज। सफिशिएंट कॉज का मतलब यह है कि ही हैज टू एक्सप्लेन कि क्यों नहीं आ पाया भाई। साहब मेरी माँ गुजर गई थी, ठीक है, वैलिड रीजन है। एक्सीडेंट हो गया था साहब, उस दिन हड़ताल थी, कोई नहीं आया था, तो दीज आर वैलिड रीजन। लेकिन यदि उसके पास कोई रीजन है नहीं, या जो रीजन है वो भी झूठा है, गलत बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा? फेल्स मीन्स ही इज नॉट अपियरिंग इन द कोर्ट एंड ही इज नॉट हैविंग सफिशिएंट रीजन, सफिशिएंट कॉज। तो क्या हो जाएगा? और ये प्रूव भी उसको करना है सफिशिएंट कॉज का, तो 1 साल तक की सजा हो जाएगी। ईदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। 1 साल की पनिशमेंट हो जाएगी। इस पनिशमेंट के इन एडिशन क्या है? इन एडिशन टू पनिशमेंट टू विच द ऑफेंडर वुड बी लायबल ऑन कन्विक्शन। जो कन्विक्शन होगी उसके अलावा 1 साल। कन्विक्शन होगी 3 साल की चोरी के आरोप में, प्लस 1 साल ये हो गई, ठीक है। तो एक्सटेंड टू हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, और विद बोथ, अकेला फाइन भी हो सकता है। कोर्ट जनरली फाइन ही लगाती है, ठीक है। विदाउट प्रिजुडिस टू द पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर फॉरफीचर ऑफ द बॉन्ड।
विदाउट prejudice to the power of the court to order forfeiture of the bond. Forfeiture of the bond means जिसने भी बॉन्ड दिए उन बॉन्ड को भी निरस्त कर सकती है कि दोबारा दूसरा जमानती लेके आओ, जाओ भाग जाओ, इतना जुर्माना और नया जमानती लेके आओ। तो इस तरह से भी हो सकती है। तो ये सब ठीक है, तो ये हमने देख लिया। तो इसलिए यदि आपने कोर्ट से जमानत पे हैं तो जमानत को ऑनर करना है, वरना जेल भी हो सकती है, पनिशमेंट भी हो सकती है। अब आगे यहाँ इसको इतना ही रखते हैं, इन दोनों सेक्शन को, फिर अगला चैप्टर है, फिर आगे से शुरू करते हैं। ठीक।